नमस्कार मित्रों, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले आपको हिंदी का पाठ्यक्रम बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार आपका पहला टॉपिक था भाषा का स्वरूप, लेकिन आपके यूपी टेट के सिलेबस में भाषा का स्वरूप और भाषा का रूप दो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम उसको इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि किसी भी पाठ्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, किसी भी विषय की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में कुछ जानकारी होना अति आवश्यक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे इस टॉपिक में जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको बताया जाएगा। और इसकी हम विस्तृत चर्चा ना करते हुए हम संक्षिप्त वर्णन करके हम आपको बता देते हैं कि भाषा का स्वरूप आपका क्या है। आइए तो देखते हैं कि हिंदी अगर हम बात करें हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हिंदी की उत्पत्ति जो है, इसकी आदिजन्नी जो है वो संस्कृत है हमारी, क्योंकि संस्कृत जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से चली आ रही है। तो हिंदी की जननी जो है संस्कृत है। हिंदी की जननी संस्कृत है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी की आदि जननी क्या है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत कहलाएगी। और उसके बाद आएगा, इसके बाद एक शब्द आता है भाषा। तो भाषा जो है, अगर हम बात करें भाषा क्या है, तो भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बना है। संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। आपके दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा आपके, अगर आता है यूपी टेट में, आता है नहीं आता लेकिन जानना जरूरी है, कि हिंदी की आदि जननी क्या है संस्कृत, और भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। और इसके बाद हम कुछ देखते हैं कि संविधान में हिंदी के बारे में क्या बताया गया हमारे संविधान, भारतीय संविधान में। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी का क्या महत्व है, किस अनुच्छेद और किस भाग के तहत हिंदी हमारी राजभाषा कहलाती है। वो भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी की क्या भूमिका है। अनुसूची 8 और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक राष्ट्रभाषा और राजभाषा का उल्लेख हुआ है। हमारे संविधान में अनुसूची 8 और भाग 17 के अंतर्गत 343 से 351 तक राष्ट्रभाषा और राजभाषा का उल्लेख हुआ है। और इसमें एक चीज और बताई गई है, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में भारतीय संघ की राजभाषा जो है, भारतीय संघ की राजभाषा
नागरी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। अनुच्छेद 343 में भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी और देवनागरी लिपि में जो हम लिखेंगे वो हमारी क्या होगी, हिंदी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी कौन सी भाषा है, हमारी हिंदी जो है वो कौन सी भाषा है। तो हिंदी कौन सी भाषा है, तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है। एक क्वेश्चन की बात तुरंत और पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या कहलाएगी। तो यहाँ किसी भी संविधान में, हमारे भारत के संविधान में जो है कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि हिंदी हमारी जो है वो राष्ट्रभाषा है। लेकिन जिस राज्य में 84% लोग किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इसके आधार पर हम आपको बता देते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए, अब आपके हम पहले टॉपिक पे आते हैं कि हिंदी का स्वरूप क्या है। मुख्यतः किसी भी भाषा के 4 स्वरूप होते हैं, लेकिन हम आपको हिंदी के बारे में बता रहे हैं तो आप हिंदी के बारे में जानिए कि हिंदी के मुख्यतः 4 स्वरूप हैं: बोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। आइए हम देखते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी के स्वरूप में 4 भाषाएं हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं, उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला होगा बोली, दूसरा होगा साहित्यिक भाषा, इसी को हम कहते हैं मानव भाषा, इसी को हम कहेंगे सुधरी भाषा। तीसरे नंबर पे आता है राजभाषा, फिर चौथे नंबर पे आया आपका राष्ट्रभाषा। ये हमारे हिंदी के मुख्यतः 4 भाषाएं हैं, पर मुख्यतः 4 स्वरूप हैं: बोली, साहित्यिक भाषा, मानव भाषा, सुधरी भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। सबसे पहले हम देखते हैं बोली के बारे में। तो बोली जो है क्या है, आप लोग देखते होंगे एक आपकी शब्द रचना में आता है देशज और विदेशज। देशज शब्द जो होते हैं वो हमारी बोली में आएंगे, जो गांव की भाषाएं होती हैं। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा आपको दें तो इसमें लिखेंगे जिस भाषा के जन्म का पता ना हो, जिस भाषा के जन्म का अता पता ना हो और लोग अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं।
उसे बोली कहते हैं। जिस भाषा के जन्म का अता पता ना हो और लोग अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए जो स्वयं बना लें वह हमारी बोली कहलाएगी। इसमें कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। उदाहरण लोटा, पदवी, खांची। देखिए भाषा के थोड़ा व्याख्या करते हैं। जैसे लोटा की बात हुई तो आप लोग घरों में आपके जब कोई मेहमान आता है तो आप लोग बोलते हैं ना कि आपके जो वहाँ पे अभिभावक होंगे, बेटा जाओ जरा एक लोटा ले लो, पानी ले लो, कुछ मीठा ले लो, लाओ अंकल को पिलाओ। तो हमारा जो लोटा शब्द है ये हमारा देशज शब्द है जो हम लोग स्वयं निर्माण करता है इसके। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका आता है साहित्यिक भाषा। सेकेंड नंबर पे आता है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा का मतलब हुआ जिस भाषा का अपना एक रूप हो, अपना एक व्याकरण हो और उस भाषा का कोई ना कोई साहित्यिक रचना हुई हो उस भाषा में, तो वह भाषा जो होती है हमारी साहित्यिक भाषा कहलाती है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस भाषा का अपना रूप, अपना व्याकरण, जिस भाषा का अपना रूप, अपना व्याकरण हो, साथ ही साथ उस भाषा का साहित्यिक, उस भाषा का साहित्यिक रचना हो, वह भाषा हमारी साहित्यिक भाषा होती है। साहित्यिक भाषा होती है। उसके बाद देखिए सबसे पहले बोली हो गया, साहित्यिक भाषा हो गया। अब राजभाषा के बारे में जानते हैं कि राजभाषा क्या है। राजभाषा की परिभाषा क्या है, राजभाषा का प्रयोग कैसे होता है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जो सरकार के द्वारा कोई अध्यादेश, कोई बिल, किसी भी चीज का कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भाषा उसमें प्रयोग की जाए वही हमारी राजभाषा कहलाती है। तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी? किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की सरकार जिस भाषा में आदेश, किसी भी देश की सरकार जिस भाषा में आदेश, बिल, अध्यादेश, पत्र को, बिल, अध्यादेश और पत्र एक राज्य से
दूसरे राज्य में भेजती है, दूसरे राज्य में भेजती है, या कहें कि पत्र का व्यवहार करती है। व्यवहार करती है, वह राजभाषा कहलाती है। वह राजभाषा कहलाती है। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत में एक हिंदी है जो सरकार द्वारा कोई अध्यादेश, बिल और पत्र जिसमें भेजा जाता है, वो एक हिंदी भाषा है। और दूसरा जो है इंग्लिश भाषा, यानी जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी। ये दो भाषाओं के द्वारा सरकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में पत्र व्यवहार जो करती है, वह आपकी राजभाषा कहलाती है। और तीसरे नंबर पे आप आया राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस किसी भी राष्ट्र में 64% लोग उस भाषा को पढ़े हों और 84% लोग उस भाषा को जानते हों, वही भाषा क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। राष्ट्रभाषा। जिस देश में कुल जनसंख्या का, जिस देश में कुल जनसंख्या का 60 से 70% लोग उस भाषा को जानते हैं, समझते हैं, भाषा को जानते हैं, समझते हैं, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे भारत देश में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन लिखित उल्लेख नहीं है संविधान में। तो हिंदी को जो जानने वाले हैं वो हैं 64% लोग केवल, पर हिंदी को जो पढ़े हैं वो 64% हैं, और हिंदी जानने वाले जो हैं वो आपके 84% लोग हैं। तो इसलिए राष्ट्रभाषा हमारी क्या हुई? हिंदी हुई। देखिए, आपका सिलेबस के अनुसार आज का पहला टॉपिक भाषा का स्वरूप यहीं पे समाप्त होता है। अगर भाषा के स्वरूप में आपको कुछ कमियां लगती हों, हमारे द्वारा कुछ न बताया गया हो, उसके बारे में आप कमेंट दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कोई चीज़ हमको सुधारनी है, उसकी राय आप दे सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में सब आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।